स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम यूपी पीसीएस 2022 की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक, पहला प्रश्न जो है कि बंद अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है। बंद अर्थव्यवस्था किसी देश की ऐसी अर्थव्यवस्था होती है, या फिर ये चीज ध्यान में रखने वाली जरूरत है कि किसी भी अर्थव्यवस्था को उसको शेष विश्व के साथ संबंधों के आधार पर बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था में बांटा गया है। बंद अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उस देश का व्यापार किसी अन्य देश के साथ नहीं होता है, यानी ना तो उस देश के साथ आयात होता है, ना ही उस देश के साथ निर्यात होता है। वही खुली अर्थव्यवस्था इसका जस्ट उल्टा, कि अन्य देशों के साथ व्यापार के लिए वो अपनी सीमाओं को खोल के रखता है, या कि अन्य भी देश के साथ वो अपना व्यापार करता है। तो इस हिसाब से बंद अर्थव्यवस्था कौन सी हो जाएगी, इसमें से दिए गए विकल्पों को अगर ध्यान में रखे जाए तो एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो ना तो निर्यात जिसमें और ना ही आयात होता है। तो हमारा विकल्प कौन सा सही चला जाएगा, बी सही चला जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है कि मुद्रा बाजार के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या विचार क्या करना है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो पहला जो कथन है कि मुद्रा बाजार अल्पावधिक निधियों की लेनदारी और देनदारी का बाजार है। बाजार दो तरह के होते हैं, एक मुद्रा बाजार, दूसरा पूंजी बाजार। तो जिसमें से मुद्रा बाजार अल्पावधिक निधियों के लिए लेनदारी और देनदारी का बाजार है। ये अल्पावधि सामान्यतः 1 वर्ष की होती है। तो इस हिसाब से पहला स्टेटमेंट क्या है हमारा, सही है। वही दूसरा स्टेटमेंट है कि राजकोष बिल यानी ट्रेजरी बिल्स मुद्रा बाजार का एक साधन है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि मुद्रा बाजार के उपकरणों के रूप में ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स और कमर्शियल पेपर्स के साथ कुछ अन्य साधनों का भी प्रयोग किया जाता है। तो इस हिसाब से हमारे दोनों कथन सही है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है। इस पुस्तक के लेखक, यानी इसको सामान्यतः इस प्रश्न के साथ भी पूछा जाता है कि द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, एडम स्मिथ हैं। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता है, जिन्होंने बड़े पैमाने पर शुरुआती स्तर पर अर्थशास्त्र के बारे में बहुत सारे सिद्धांतों का वर्णन किया था। अगला प्रश्न कि लारेंज वक्र द्वारा किसे मापा जाता है। तो लारेंज वक्र के द्वारा किसी भी अर्थव्यवस्था या किसी भी समाज की आय की विषमता को मापा जाता है। लारेंज वक्र के हिसाब से अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था में उसकी 10% आय उस देश के 10% लोगों के पास है, वहीं अगर 20% आय अगर 20% लोगों के पास है, तो लारेंज वक्र कुछ इस हिसाब से दिखेगा, जिसपे एक 45 डिग्री पर एक लाइन प्राप्त होगी, सीधी लाइन प्राप्त होगी, जिसे निरपेक्ष समता रेखा कहा जाता है। लेकिन अधिकांश देश में आय का बड़ा हिस्सा उस देश की सबसे कम जनसंख्या के पास होता है। इस वजह से ये निरपेक्ष समता रेखा यानी एब्सोल्यूट इक्वलिटी लाइन कभी भी एक कल्पना ही है, या कभी भी ये किसी भी देश के लिए अचीवमेंट नहीं हो पाती है। ठीक है, तो क्या था, लारेंज वक्र द्वारा किसको मापा जाता है, लारेंज वक्र द्वारा आय की विषमता को नापा जाता है। इसी से संबंधित आय की विषमता को लेकर के एक और सवाल है जो लारेंज वक्र से संबंधित है, वो है गिनी गुणांक। तो ये भी ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है कि गिनी गुणांक का संबंध किससे है। तो गिनी गुणांक का संबंध भी आय की विषमता से ही है, और गिनी गुणांक को किससे निकाला जाता है, उसको लारेंज वक्र के द्वारा ही गिनी कोएफिशिएंट को प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न कि मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किस संस्था के द्वारा किया जाता है, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का प्रकाशन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाए तो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा किया जाता है, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ठीक है, तो मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न कि समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है।
जब किसी भी समाज में या किसी भी टर्मिनोलॉजी में, शब्दावली में अगर समावेशी की बात की जा रही है तो कहीं ना कहीं उन लोगों की विकास की भी बात की जाती है जो समाज में एकदम हाशिया के स्तर पर है। ठीक है, हर एक व्यवस्था में उस समाज या उस देश के हर एक लोगों को मेन स्ट्रीम में यानी मुख्य धारा में लाने का प्रयास, लाने की बात की जाती है। तो समावेशी विकास के लिए क्या आवश्यक है? पहला जो स्टेटमेंट, कृषि का पुनरुद्धार। अगर भारतीय संदर्भ को ध्यान में रखते हुए बात किया जाए तो भारत की आज भी एक बड़ी जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। अगर कृषि का पुनरुद्धार कर दिया जाता है तो समावेशन उस पे आश्रित जनसंख्या का ऑटोमेटिक हो जाएगा। वही दूसरा है अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप किसी देश का नहीं होगा तो वहां पे समावेशी समृद्धि के साथ साथ आर्थिक विकास भी संभव नहीं होगा, क्योंकि अधोसंरचनात्मक सुविधाएं उस देश की कॉस्ट को कम करती हैं, यानी लागत को उस व्यवस्था में कम करती हैं। वहीं तीसरा जो स्टेटमेंट है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं या इसको दूसरे टर्म में कह लें कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, सामाजिक अवसंरचना का भी विकास। क्योंकि जब तक उस देश की जनसंख्या, खासकर कार्यशील जनसंख्या स्वस्थ नहीं होगी, स्किल्ड नहीं होगी या अच्छी शिक्षा से युक्त नहीं होगी, तब तक उस देश में उस जनसंख्या का जो अशिक्षित है और लगातार अस्वस्थ रहती है, उसका समावेशन या समावेशी समृद्धि के साथ नहीं जा सकते, वो समावेशी विकास उसका नहीं हो सकता। तो इसलिए अगर छठे प्रश्न के उत्तर की बात की जाए तो पहला स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि किसान परिवार या उस पे आश्रित जनसंख्या को भी समावेशन में लाना है। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा तो ऑटोमेटिक बहुत सारी जनसंख्या जो उद्योगों में कार्यरत है या कृषि उद्योग या कृषि से संबद्ध क्षेत्र में कार्यरत है उसका भी समावेशन हो जाएगा। और शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की उपलब्धता अगर बढ़ी है तो उस फिर समावेशन तो और आसानी से हो जाएगा। तो छठा का हमारा तीन के तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही जाएगा? ऑप्शन डी सही चला जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है कि आर्थिक विकास का क्या अर्थ है? आर्थिक विकास किसी देश की अर्थव्यवस्था में आर्थिक प्रगति के साथ साथ उस देश की अर्थव्यवस्था में सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन को भी सूचित करता है। इस हिसाब से आर्थिक विकास का अर्थ किसी देश की अर्थव्यवस्था में सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन भी है। ठीक है, अगला प्रश्न जो है कि भारत में हदबंदी के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से जो पहला स्टेटमेंट है कि बागवानी कृषि को हदबंदी के दायरे से बाहर रखा गया है, एकदम सही बात है कि बागवानी कृषि को हदबंदी के दायरे से बाहर रखा गया। हदबंदी के दायरे में अगर ग्रामीण स्तर पे बात की जाए तो उस हदबंदी में, यानी हदबंदी दरअसल क्या होती है, किस भूजोत की सीमा या किसी किसान के पास जो जमीन है उसकी सीमा कहां से कहां तक की होगी, तो उसमें बागानी कृषि को उसको पूर्णतः बाहर रखा गया है, क्योंकि बागान को आप शिफ्ट नहीं करवा सकते अगर हदबंदी के दायरे में रख दिया जाए उसको तो। और दूसरा स्टेटमेंट है धार्मिक चैरिटेबल संस्थाओं को हदबंदी के दायरे में रखा गया है। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि धार्मिक जो संस्थाएं होती हैं उनको हदबंदी के दायरे से बाहर उनको भी रखा गया है। तो इस हिसाब से हमारा केवल पहला स्टेटमेंट सही जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न जो 9वां है कि गन्ने की उचित एवं लाभप्रद मूल्य यानी FRP, फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस को कौन अनुमोदित करता है? तो हालांकि भारत में दो तरह से किसानों को लाभ प्रदान करने की कोशिश की जाती है। एक है MSP, जो कृषि के खासकर खाद्यान्न और तिलहन दलहन फसलों पर निर्धारित की जाती है। MSP का निर्धारण बहुत पहले से किया जा रहा है। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस बार कृषि बिल को लेकर के, MSP को लेकर के कृषि बिल के माध्यम से काफी चर्चित विषय रहा है। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखने की आवश्यकता होगी किन किन फसल की जिन्सों पर MSP प्रदान की जाती है। और वहीं दूसरा तरफ है कि गन्ने की अगर बात की जाए तो शुगर केन पे MSP ना दे करके फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस दिया जाता है, यानी FRP। तो FRP का निर्धारण कृषि लागत और कीमत आयोग की सिफारिश पर आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है। तो 9वें का हमारा ऑप्शन बी सही चला जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न एकदम तथ्यात्मक प्रश्न है कि MS स्वामीनाथन शोध प्रतिष्ठान कहाँ स्थित है? तो MS स्वामीनाथन रिसर्च सेंटर चेन्नई, तमिलनाडु में स्थित है। ठीक, अगला प्रश्न
कि 1944 में गांधीवादी योजना को किसने प्रतिपादित किया था? तो 1944 में व्यक्तियों को भौतिक स्तर से ऊपर उठाकर उनके सांस्कृतिक स्तर के जीवन में परिवर्तन करके उनकी बुनियादी आवश्यकताओं को या बुनियादी गुणवत्ता को सुधारने का प्रयास की ये योजना श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। अगर गांधीवादी योजना की बात की जा रही है तो इसमें से निहित है किन चीजों पे फोकस किया जाएगा? तो इस योजना में एग्रीकल्चर और इससे रिलेटेड इंडस्ट्री, ठीक, साथ ही साथ कुटीर उद्योग और ग्राम उद्योग यानी ग्रामीण उद्योग पर फोकस किया गया था, जिससे उस हाशिए के लोग या निचले तबके के लोग अपनी जीवन स्तर को ऊपर उठा सके। ठीक, अगला प्रश्न कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। क्या विचार करना है कि कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है लोहा एवं इस्पात एक भार ह्रास उद्योग है। ये कथन एकदम सही है कि लोहा और इस्पात इंडस्ट्री में बहुत बड़ी मात्रा पे वर्कफोर्स लगता है, इसलिए ये एक भार ह्रास उद्योग है। वही दूसरा क्या है, सूती वस्त्र एक भार ह्रास उद्योग है। ये स्टेटमेंट एक तक गलत है। सूती वस्त्रों पे बहुत बड़े पैमाने पर लेबर को कार्य करने की जरूरत नहीं होती है, खासकर उसमें आप चाहते हैं कि चरखे के माध्यम से सूत काटने को अकेला भी काम आदमी कर सकता है, तो केवल इसमें से पहला स्टेटमेंट सही है कि लोहा और इस्पात एक भार ह्रास उद्योग है, यानी उस पर मेहनत और लेबर चार्ज बड़ी पैमाने पर रखा जाता है। अगला प्रश्न है कि किस निकाय के द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष को संचालित किया जाता है? इसको यूं कह लें, सामान्य भाषा में आप सबने कोविड-19 महामारी के दौरान सुन रखा होगा, पीएम केयर्स फंड। पीएम केयर्स फंड 1985 से, ठीक, कब से 1985 से पूरी तरह से प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत संचालित किया जाता है। तो इसका हमारा कौन सा विकल्प सही जाएगा? प्रधानमंत्री कार्यालय पीएम केयर्स फंड को संचालित करता है। अगला प्रश्न कि इनमें से पूर्वोत्तर परिषद या कह लें नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो पूर्वोत्तर परिषद का पदेन अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होता है, और इस समय पे जो है वो उसके पदेन अध्यक्ष बनते रहेंगे। पदेन अध्यक्ष का मतलब होता है कि एक पद को उसकी अध्यक्षता सौंप दी जाती है, ना कि किसी व्यक्ति को। उस पद पर विराजित रहने वाला कोई भी व्यक्ति जो उस पद पर आसीन होगा वो उसका मालिकाना आ गया, यूं कह लेना कि उसका अध्यक्ष वही होगा। जैसे उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष माना जाता है। वहीं साथ साथ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का जो नॉर्थ ईस्ट विकास मंत्री होता है, नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट मिनिस्टर, उसका वाइस प्रेसिडेंट होता है। और साथ ही साथ जो 7 सिस्टर प्लस 1 यानी सिक्किम, यानी उस पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के मुख्यमंत्री और वहां के गवर्नर उसके सदस्य होते हैं नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के। ठीक, अगला प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। तो विचार करने के साथ मैंने पहले ही बता रखा है कि क्या विचार करना है। इसको सबसे पहले आप अंडरलाइन कर लेंगे कि सही ढूंढना है या हमको गलत ढूंढना है। तो जो पहला स्टेटमेंट है कि भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना के साथ ही पंचवर्षीय नियोजन की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया। कोई भी अर्थव्यवस्था नियोजन को ध्यान में रखते हुए दो तरह से काम करती है, एक फुल्ली प्लान्ड अर्थव्यवस्था यानी नियोजित अर्थव्यवस्था कहा जाता है, दूसरा गैर नियोजित अर्थव्यवस्था। नियोजित अर्थव्यवस्था ऐसी होती है जिसमें लक्ष्यों का निर्धारण करके उसकी पर फिर रणनीति बनाकर और रणनीति के माध्यम से वर्किंग प्लान तैयार करके उस लक्ष्य की प्राप्त करने की कोशिश की जाती है, तो उसको नियोजित अर्थव्यवस्था यानी प्लान्ड अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारत में स्वतंत्रता के बाद ही भारत में प्लानिंग कमीशन के माध्यम से एक लंबे समय तक पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से इन लक्ष्यों की प्राप्ति पर बल दिया जाता रहा है, जिसको 12वीं पंचवर्षीय योजना के साथ इसको समाप्त कर दिया गया। वर्तमान समय में प्लानिंग कमीशन के जगह पे नीति आयोग के द्वारा यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एक नई संस्था का गठन करके इसके द्वारा 15 वर्षीय विजन, 7 वर्षीय रणनीति और 3 वर्षीय वर्किंग प्लान के आधार पर ये नियोजन की प्रक्रिया चलाई जाती है। यानी अब के समय में नीति आयोग एक लक्ष्य 15 साल के लिए एक दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित करता है, तो उसके लिए एक मध्यकालिक रणनीति बनाता है, फिर उसके साथ साथ एक तात्कालिक 3 वर्षीय एक एक्शन प्लान यानी कार्य योजना तैयार करता है, जिसके माध्यम से सारे उन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। तो 15वें का हमारे दोनों स्टेटमेंट सही है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद पंचवर्षीय प्लानिंग को समाप्त कर दिया गया, और दूसरा कि 15 वर्षीय विजन, 7 वर्षीय कार्यनीति या रणनीति और 3 वर्षीय वर्किंग प्लान यानी कार्य एजेंडा तैयार किया जाता है। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट इसके
सही है। अगला प्रश्न, किसके अधीन अटल नवप्रवर्तन को स्थापित किया गया है, यानी अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के द्वारा चलाया जाता है। इससे संबंधित जो एक प्रश्न आप लोगों को खुद से करने की जरूरत है, जो आपके लिए एक हिसाब से हम होमवर्क दे रहे हैं, अटल टिंकरिंग लैब के बारे में। इसको पढ़िएगा, ठीक, और इसके बारे में अपना खुद से जानकारी लेके हो सके तो कमेंट बॉक्स में इसको डाल दीजिएगा, ठीक। अगला प्रश्न, गरीबी की संस्कृति का विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? गरीबी की संस्कृति का विचार ऑस्कर लुईस के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसके हिसाब से अगर कोई व्यक्ति निम्न वर्ग में जन्म लिया है तो धीरे धीरे करके वो उसी वर्ग की संस्कृति में समेट के पूरा उसकी जिंदगी चली जाएगी। वो बहुत कहीं कम ऐसे होते हैं जो उस वर्गगत विशेषताओं को या उस सीमाओं को पार करके ऊपर की तरफ आ सकते हैं, ठीक। अगला प्रश्न, सेन सूचकांक का संबंध किससे है? फिर से वही एक तथ्यात्मक सवाल। सेन सूचकांक का संबंध निर्धनता से है, यानी गरीबी से ही है, ठीक। अगला प्रश्न, जॉन मेनार्ड कीन्स के अनुसार रोजगार किस पर निर्भर करता है? तो किसी भी व्यवस्था में रोजगार केवल वहां की प्रभावी मांग पर निर्भर करता है कि आज के समय में जो उत्पादन की स्थिति है, अगर वहां पे मांग ज्यादा है लेबर की तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में रोजगार को क्या कहते हैं ना, रोजगार को प्रदान किया जाएगा। जैसे कि अभी ध्यान में रखा, अगर बात रखी जाए तो जब मांग घटी थी कोरोना काल के दौरान, तो बहुत सारे प्राइवेट कंपनियों ने अपने यहाँ के कर्मचारियों को कार्य से निकाल दिया गया था, यानी उनकी प्रभावी मांग घट गई थी। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के विषय में विचार करना है, और विचार ये करना है कौन सा कथन सही है। में से पहला कथन जो है कि इस योजना का संचालन कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, कथन पूरी तरह से गलत है। इस योजना का संचालन श्रम व रोजगार मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। श्रम व रोजगार मंत्रालय करता है, ना कि उद्यमिता एवं कौशल विकास मंत्रालय। दूसरा स्टेटमेंट है, इसके अंतर्गत प्रत्येक अभिदाता को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद प्रतिमाह न्यूनतम 5,000, ये प्रतिमाह न्यूनतम 5,000 ना होकर के न्यूनतम 3,000 रुपए है कि पेंशन निश्चित तौर पर मिलेगी। तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। तो इस हिसाब से जो कौन सा कथन हमको सही ढूंढना था, तो इसमें दोनों के दोनों कथन गलत हैं, तो हमारा दोनों ऑप्शन गलत चला जाएगा, यानी ऑप्शन डी के साथ हम जाएंगे, ठीक। अगला प्रश्न 21 कि वर्ष में के अधिकांश हिस्से में, यानी अगर वर्ष के अधिकांश समय में, हिस्से का मतलब बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? अगर कोई व्यक्ति लगातार बेरोजगार है तो ना दैनिक स्थित बेरोजगारी में आएगा, ना साप्ताहिक स्थित बेरोजगारी में आएगा, उसको सामान्य स्थित बेरोजगारी ही कहते हैं। कि एक कार्य करने की एक टर्म होता है कि 180 कह रहे हैं ना, दिन सप्ताह में 7 दिन या 5 दिन का कार्य मिलना ही मिलना चाहिए। अगर वो भी उस व्यक्ति को नहीं मिल रहा है तो सामान्य तौर पर बेरोजगार ही माना जाता है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। तो विचार क्या करना है? फिर से वही चीज ध्यान रखने वाली बात है, कौन सा कथन सही है। तो अगला प्रश्न के हिसाब से क्या है कि पहला है कि संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पिछड़े ब्लॉक को लक्षित किया गया है। ये बात ध्यान रखने वाली बात है। जो हमारे यहाँ जन वितरण प्रणाली यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन चलता है, जिससे कोटे के माध्यम से, आप गांव के ग्रामीण भाषा में कह लें कि कोटा के माध्यम से अनाज को प्रोवाइड करना, या उनके जीवन की जो बुनियादी चीज है भोजन को प्रोवाइड करने की बात की जाती है। तो इसको पीडीएस को चेंज करके लक्षित जन वितरण प्रणाली बनाई गई है, यानी इसको क्या कर दिया गया है? टीपीडीएस कर दिया गया है, जिसमें पिछड़े वर्ग को लक्षित किया जा रहा है। दूसरा स्टेटमेंट जो है, यानी पहला स्टेटमेंट क्या है? सही है। दूसरा कथन जो है कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में लक्षित समूह सार्वजनीन था, ये स्टेटमेंट गलत है। इसमें से ध्यान रखने वाली बात है, हमेशा से सरकार या कोई ना कोई समिति का गठन किया जाता है, उस इन सारी योजनाओं के लिए सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस यानी सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना को बेस बनाने की बात करते हैं, जो 2011 में हुई थी। हालांकि उसके आंकड़े अभी भी सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। हाँ, तो इस हिसाब से क्या है, पहला स्टेटमेंट हमारा सही है, दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है, यानी इसका ऑप्शन कौन सा सही जाएगा? ऑप्शन ए सही चला जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न जो है कि चक्रीय निर्धन क्या होते हैं?
चक्रीय निर्धन वह होते हैं जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन होते रहते हैं, यानी उनके साथ गरीबी और गैर गरीबी यानी गैर निर्धनता के बीच में एक साइकिल चलती रहती है। जब तक उनको काम मिल रहा है तब तक उनकी बुनियादी आवश्यकताएं या जो भी उनकी आवश्यकताएं वो पूरी हो रही हैं, और जहां से काम मिलना बंद हुआ तो उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनको फिर से कहीं ना कहीं दूसरे काम ढूंढने की जरूरत पड़ती है, यानी जब तक उनको दूसरा काम नहीं मिलता तब तक वो निर्धन ही बने रहते हैं। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा सही चला जाएगा? ऑप्शन सी सही चला जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न जो है कि वह परिस्थिति जहां मुद्रास्फीति आय को उच्च श्रेणी की ओर ढकेलती है क्या कहलाती है? फैक्चुअल प्रश्न है। मुद्रास्फीति यानी महंगाई अगर किसी व्यक्ति के आय को उच्च श्रेणी की ओर ढकेलती है तो उसको राजकोषीय तलकर्षण कहते हैं, यानी हमारा ऑप्शन सी सही चला जाएगा। ठीक, जो लास्ट प्रश्न है इसका वो विकासशील देशों के विषय में धारणीय मुद्रास्फीति कितने प्रतिशत मानी जाती है? तो विकासशील देशों में धारणीय मुद्रास्फीति 5 से 6% की मानी जाती है। धारणीय मुद्रास्फीति ऐसी महंगाई होती है जो वहां के सामान्य लोगों के द्वारा उस महंगाई को टॉलरेट यानी सहन या फिर एक काम कह सकते हैं इसको धारणीय की जगह वहनीय मुद्रास्फीति भी कहा जाता है, कि ऐसी महंगाई जो वहां के सामान्य लोग अफोर्ड कर सकें, यानी उसके उनके दैनिक जीवन पे बहुत बड़ी मात्रा में प्रभाव ना पड़ के उनका दैनिक जीवन चलता चला जाए। ठीक है, तो लास्ट प्रश्न 25वां था। तो इसी के साथ ये सेशन को खत्म करते हैं और फिर हम मिलेंगे अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।